हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुष दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 जुलाई है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ बहुत सारे फैक्ट्स और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए, सबसे पहले आपसे एक सवाल है आर्टिकल के शुरुआत में ही। आपको इसका आंसर जरूर करना है कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हैं। भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अभी एग्जिस्ट करता है, यही यहाँ के लिए बेहतर प्रक्रिया है या फिर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है। तो अभी हालांकि हम लोग आर्टिकल में एक व्यू पॉइंट को डिस्कस करेंगे और वहाँ पर शशि थरूर साहब ने लिखा है। जैसा आप जानते हैं वो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं और उनका व्यू पॉइंट काफ़ी बैलेंस्ड है आज के आर्टिकल में। दैट विल डिस्कस हेयर। बट आपको अपना व्यू पॉइंट देना है अभी कि आपको क्या लगता है, क्या सही है और क्या गलत है। जितने भी लोग आर्टिकल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस डिस्कशन को, वो प्लीज आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए एग्जाम में, क्योंकि पॉलिटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, कि यहाँ का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कई सारे लोग ये मानते हैं कि उसको अब बदलने की ज़रूरत है, वेरएज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, भारत के लिए यहाँ की डाइवर्सिटी को देखते हुए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वही सटीक है। ठीक है, तो आइए आज के डिस्कशन में देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इस बारे में। इसके अलावा और कई सारे आर्टिकल, फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आज शुरू करते हैं कोटेशन से और आज का कोटेशन है ऐसे के लिए, डेयर टू थिंक। अपने आप में ये 3 शब्द आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। डेयर टू थिंक, आपको मैं भी बार बार यही कहती हूँ कि आपको सोचना होगा। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर, व्हेन यू आर अपीयरिंग इन यूपीएससी, और आप किसी भी जब भी बड़े चीज़ की तैयारी करते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन हो, चाहे वो आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, तो आपको एक बार हर प्लान को सोचना ज़रूर पड़ता है। तो डेयर टू थिंक ये इमैनुअल कांट साहब ने कहा है। एज यू नो कि कांट साहब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स में, खास करके आप इनकी थेरीज को पढ़ेंगे पेपर 4 में, और ऐसे राइटिंग पर भी आप ऐसे कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज के डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है आपको मैं एक बार बता देती हूँ ओवरव्यू के तौर पर। जो नए लोग हैं, सबसे पहले वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्कशन अच्छा लग रहा है, कोटेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। एंड आपको बता दें कि इस डिस्कशन में अगर आप नए हैं तो आपका कितना फ़ायदा होगा। यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल ही हम लोग नहीं जानने वाले, बल्कि उसके साथ साथ बैकग्राउंडर भी डिस्कस होता है। बैकग्राउंडर का मतलब है कि वो सारे बेसिक फैक्ट जो उस आर्टिकल में दिए गए हैं और उसको जाने बिना हमें आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, तो ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा हम 3 आर्टिकल आज डिस्कस करने वाले हैं। केस फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, द न्यू क्राइसिस, ओल्ड एक्सक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और महिलाओं की समस्या के बारे में हम बात करेंगे, सोसाइटी पर एसोसिएटेड होगा। एंड द डिजिटल स्वैग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट विल डिस्कस हेयर। आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ करके डिजिटल सेक्टर में क्या रिफॉर्म की आवश्यकता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस रोज की तरह आज भी दिए गए हैं। जिन लोगों को ये नहीं मालूम है, जो नए लोग सब्सक्राइबर होंगे, उनको बता दूं कि आपको टेलीग्राम पर एक ग्रुप प्रोवाइड किया गया है आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से। क्या नाम है? आईएएस दरबार आंसर रिव्यू। आप वहां पर जाएंगे और उसको ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, पहली चीज। उसके बाद आप वहां पर अपना आंसर भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में अपना आंसर अपलोड कीजिए, दूसरे स्टूडेंट का आपको आंसर दिख जाएगा। तो एक तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर आपकी जो समस्या होती है कि आंसर लिखें तो कैसे लिखें, आपको कई बार शुरुआत ही समझ में नहीं आता, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। साथ में पीडीएफ भी डेली के डेली आपको मिल जाएगा ग्रुप पर ही, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द। और आज के पूरे आर्टिकल में आपको ये सारे फैक्ट्स पता चलेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई, तो इस सब के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल होगा केस फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दूसरा है द न्यू क्राइसिस, ओल्ड एक्सक्लूजन एंड द डिजिटल स्वैग। आंसर राइटिंग के लिए प्यारे प्यारे 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, प्लीज लिखिएगा जरूर। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, चेंजिंग टू अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्रॉम द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द बेस्ट वे ऑफ इंश्योरिंग अ डेमोक्रेसी इन इंडिया।
अगर आप अग्री करते हैं स्टेटमेंट से तो आपको अपना ओपिनियन रखना है, ऐसा क्यों होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, आप अग्री नहीं करते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है अपने आंसर में। Now, over dependence on foreign platform will lead to threat द प्राइवेसी ऑफ द पीपल। आपको मालूम होगा कई सारे केसेस हुए हैं इस दौरान, जैसे कि फेसबुक वगैरह का आया था जहां पर डाटा सिक्योरिटी की बात हो रही थी और उसमें प्राइवेसी का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। तो इसी पर अभी हम आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आपको कुछ मेजर्स बताने हैं कि आखिर जो डिजिटल थ्रेट बढ़ रहा है, दूसरा जो कोरोना वायरस है, उस समय में अभी भी एक न्यूज़ आई थी कि कई सारे दूसरे देशों में, खास करके चाइना की तरफ से ये पता चला था कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो हैक करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग जगह से ये सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। तो डिजिटल थ्रेट एक बहुत बड़ा थ्रेट है आज के समय में, इस पर हमें तैयार करना होगा इस पूरे पॉइंट को, इस पूरे टॉपिक को। तो हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन दिए गए, प्लीज इसको आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, पहला सवाल आपसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ही पूछा गया है। सिंपल स्टेटमेंट है, आंसर जरूर कीजिएगा। जो लोग आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनको सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोग मेरी बात सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो आई रियली लाइक दिस एंड अप्रिशिएट टू यू कि आप लोग आंसर, जो लोग वहाँ और एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत थैंक्स है और उनको खुद भी फ़ायदा महसूस हो रहा होगा। बाकी लोग जो आंसर अभी तक नहीं कर रहे हैं कमेंट में, वो कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। एक दिन आप चाहेंगे तो आप खुद भी जाएंगे कमेंट तक, आप आंसर लिखेंगे और फिर उसका आप एंटर दबाएंगे और वो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो आई होप आप आज ऐसा करेंगे। दूसरा सवाल है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पर। तीसरा सवाल भी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर ही है, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन था वो रीजन पूछा गया है, और दूसरा अभी जो क्वेश्चन है ये फीचर है। तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए और इसका आंसर बताना है। और आखिरी सवाल आज का होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर। यूपीआई हो तो चुका है थोड़ा सा पुराना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप भी इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे इस दौरान। तो यूपीआई पर दो स्टेटमेंट आपसे पूछा गया, इसका आंसर जरूर बताइएगा मुझे क्या होगा। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, जो लोग घर से बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, आपको लगता है कि क्लासेस और गाइडेंस दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, मतलब एक ओवरऑल सुपरविजन घर बैठे ही आपका हो जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 8750069419 पर। और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। केस फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारा पहला आर्टिकल होगा आज का, और इसलिए आ जाएगा पॉलिटी में, पेपर 2 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैकग्राउंडर से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा मालूम नहीं होगा, उनको बता देते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पर है आपको पता है? यूएस की जब हम बात करते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको दिखता है, क्योंकि जब आप ट्रम्प साहब की बात करते हैं और उनकी इतनी ताकत आपको महसूस होती है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो कैसा होगा। उसमें जो प्रेसिडेंट होंगे उनके पास कितना पावर होगा। तो आप खुद ही एक बार अगर आप कंपेयर करके देखिए यूएस के प्रेसिडेंट को और इंडिया के प्रेसिडेंट को, तो आपको उनके पावर में जो डिफरेंस है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नाउ इसके फीचर्स का जिक्र कर लेते हैं। आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को अडॉप्ट किया है वो फेडरल स्ट्रक्चर से किया है। वो फेडरल स्ट्रक्चर हम अमेरिका वाला फॉलो करते हैं, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा माना जाता है। ठीक है, तो खैर अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे, कि इसके क्या क्या फीचर होते हैं। ये याद कर लेना है, ये पढ़ने वाली सिर्फ चीज़ नहीं है, याद करने वाली चीज़ है। 4 पॉइंट एकदम टिप पर होना चाहिए। पहला तो ये कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होगा, जिसको कि वो लेजिस्लेचर पर भी लागू कर सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट का एक फिक्स्ड टेन्योर होगा, ये याद रखिएगा, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेचर। तो ऐसा नहीं कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए और उसमें वोटिंग हो गई और प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा। स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई ना पार्लियामेंट्री फॉर्म से, तो ये सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसी पॉइंट के तरफ इशारा है आज राइटर का।
शशि थरूर साहब का, कि जो स्टेबिलिटी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा है। नाउ जनरली द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पार्डन और कम्यूट जुडिशियल sentences about to criminal, and the president is elected directly by the people or by the electoral college। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड है। जैसा कि आपको मालूम है अमेरिका में इलेक्शन अभी है नवंबर में, और उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो जितनी भी नीतियां आपको बदलती हुई वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें एक छोटा सा इन्फ्लुएंस या कहीं ना कहीं वो जो पूरा एक प्रोपेगेंडा हो सकता है इलेक्शन को लेकर के। अब आइए पार्लियामेंट्री सिस्टम पर चलते हैं, और आपके भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही फॉलो किया जाता है। इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि आज़ादी से पहले यहाँ पर किसका राज था? ब्रिटिश पीपल का राज था। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो सिस्टम बनाया गया था वो काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बना हुआ था, राइट। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, हम लोग सिस्टम को समझ रहे थे, जान रहे थे, और कहीं ना कहीं उससे प्रभावित भी थे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे हैं, जो लीजेंडरीज पीपल्स रहे हैं, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने फिर उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना सही समझा। तो पहला कारण तो ये है। उसके अलावा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कारण आप मान सकते हैं वो यहाँ की डाइवर्सिटी है, राइट। यहाँ की डाइवर्सिटी। एक बात और बता दूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो एक मेजर डिफरेंस है वो आप समझ के रखिएगा और याद रखिएगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है। वहाँ पर दोनों जो विंग्स होते हैं वो अलग अलग, सेंट्रल स्टेट बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। वेयर एज जब आप इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ का जो सिस्टम है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इसका बेसिस होता है, राइट। तो उस पर आधारित होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, किस पर? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन पर। और भारत जैसे देश के लिए जो इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है और यहाँ पे इतने सारे राज्य, या ये क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, तो उसके लिए ये सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को सही समझा गया। एक कारण ये है, बाकी और सारे कारण को यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसमें होती है और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहीं से हमें मिलता है। वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, याद रखिएगा इस फॉर्म फैक्ट को। अब आइए फीचर का जिक्र करते हैं कि इस सिस्टम में कैसा फीचर होता है। तो आप अगर भारत के संविधान को देखेंगे, यहाँ के पूरे फॉर्म को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंस भी है, और लेकिन इसके फीचर को जिक्र कर लेते हैं। सो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो ये दो विंग की तरह काम करते हैं और इनमें रिलेशन बहुत ही क्लोज होता है। समहाउ अभी इतना ज़्यादा क्लोज है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी डोमिनेट कर रहा है, राइट। मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल एक जैसा सा हो गया है। अभी अंतर, ये लिखने वाली बात नहीं है लेकिन हाँ ये समझने वाली बात है कि अंतर थोड़ा कम हो गया है, और यही एक कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म भी हम मान सकते हैं। नाउ executive responsible to the legislature, dual executive, secrecy of the procedure and leadership of the प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप होता है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। एंड नो फिक्स टेन्योर, पार्लियामेंट्री सिस्टम में नो फिक्स टेन्योर होता है। द टर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द मेजॉरिटी सपोर्ट। अब देखिए इस पॉइंट से आपको बहुत सारे अभी हाल की घटनाएं याद आ गई होंगी, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर आप अभी राजस्थान में जो सिस्टम चल रहा है उसकी बात कर लीजिए, कर्नाटका की बात कर लीजिए। तो सारे अभी जो हाल ही में चीज़ें बदली हैं जिस तरीके से, उसमें एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके पास मेजॉरिटी होगी उसी की सरकार बनेगी। तो अगर गठबंधन पर आप मेजॉरिटी लेकर के आते हैं तो गठबंधन कभी भी टूट जाएगा और सरकार गिर जाएगी। वहीं अगर आपके पास भी मेजॉरिटी है लेकिन आपके एमपीज थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं तो आपको उनको मनाना पड़ता है, और अगर आप नहीं मना पाते हैं तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी। तो एक तरीके से कुछ भी फिक्स नहीं होता है। जो लीडर्स हैं हमारे, हमें तो बहुत ही आसान लगता है ना कि लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बट उनको अपने पावर को मेंटेन करने में बहुत मेहनत होती है, खास करके भारत में, और अभी जो दौर चल रहा है उसमें। तो आइए इस पर देखते हैं आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया है। मेन आर्टिकल पर चलते हैं और ये शुरुआत यहीं से करते हैं। शुरुआत ये अभी जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हो रही है उसको लेकर के ही करते हैं। शशि थरूर साहब कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं
और जब कांग्रेस का टेन्योर था तो ये पद पर भी थे, और इनके जो खास करके आर्टिकल्स होते हैं या इनकी जो स्पीचेस होते हैं, चाहे आप किसी भी आइडियोलॉजी से प्रभावित हों, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित हों, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आप इनकी स्पीचेस को या इनके आर्टिकल्स को पढ़िएगा ज़रूर जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि इनके स्पीचेस या आर्टिकल्स में जो एक तो लैंग्वेज एबिलिटी होती है और दूसरा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो पॉलिटिकल, अगर वहाँ पे आपको लगता है कोई भी चीज़ जो पॉलिटिकली कही जा रही है आप उसको इग्नोर करेंगे, और उसके अलावा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उस पर आप ज़रूर फोकस करेंगे। तो चलिए, इस आर्टिकल में भी हम यही करने वाले हैं। और शशि थरूर साहब ये कह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म को लाया जाना चाहिए भारत में, क्योंकि अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने बोरो किया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वो अभी अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है और अब एक चेंज की आवश्यकता है। अब एक चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी जो इंडियन कंडीशन चल रहा है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम अब सटीक नहीं बैठ रहा। अभी क्रिटिसिज्म करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप ऐसे पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं वहां पर। आर पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज क्रिएटेड अ यूनिक ब्रीड ऑफ द लेजिस्लेचर लार्जली अनक्वालिफाइड टू लेजिस्लेट, who has sought election only order in the while executive power। जिनका कहना है कि हमारे जो ये लीडर लोग चुन करके आ रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो वहाँ पर सिर्फ एक हमारा मकसद हो गया है कहीं ना कहीं कि इलेक्शन के बाद जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको हम होल्ड करें, राइट। तो वहाँ पर हम जाएं और पावर हमें मिल सके, इसके लिए ज़्यादातर काम हो रहा है। गवर्नमेंट पर फोकस हो रहा है rather than governance, and who are therefore obliged to focus on the politics than the policy और परफॉर्मेंस। तो अभी पॉलिसी और परफॉर्मेंस पर फोकस ना हो करके अभी का जो सिस्टम है, जो मेजॉरिटी बेस्ड सिस्टम हो गया है, वो पॉलिटिक्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इट हैज डिस्टॉर्टेड द वोटिंग प्रेफरेंस ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नोज विच इंडिविजुअल इट वांट टू वोट और बट नेसेसरी विद द पार्टीज। ऑब्वियसली जो लोग वोट देते हैं, एक तो उनके पास ऑप्शंस की कमी होती है, दूसरी चीज़ जो जिस चीज़ के लिए वो चुनते हैं अपने लीडर्स को, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। और अभी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट या सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है पूरे के पूरे सिस्टम में। इट हैज़ फोर्स्ड गवर्नमेंट टू कॉन्सेंट्रेट लेस ऑन द गवर्निंग देन स्टेइंग इन द ऑफिस। अब क्या है कि अगर बार बार आप ही को खतरा, मान लीजिए आपकी सरकार है और आपने बड़ी मेहनत से सरकार बनाई है, अपने सारे एमपीज की मेजॉरिटी लेकर के आपने सरकार बनाई है, और अब आपको कहीं से खतरा आता है कि आपकी सरकार को कोई थ्रेट होता है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो अपनी ऑफिस को सिक्योर करने में लग जाएगा रेदर देन डेवलपमेंट और गवर्निंग द सिस्टम, राइट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से जो गवर्नेंस है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और अभी जो जिस तरीके से कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं वो इसको और ज़्यादा वीक बनाता जा रहा है। ना कुछ और क्रिटिसिज्म से बताते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम डिवाइज इन ब्रिटेन अ स्मॉल आइलैंड नेशन विद द इलेक्टोरेट ऑफ लेस देन 1 लाख वोटर पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हमने ऐसी जगह से इस फॉर्म को उठाया गवर्नमेंट की जहाँ पर कि पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, जहाँ पर कि डेवलपमेंट हमसे कहीं ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड कंट्री आप मान सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर उन्होंने हमें कॉलोनी बना के रखा तो वो कितने डेवलप्ड हैं एज वी नो, और वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के ट्रेडिशन को, जिससे कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो मैच नहीं खाती, हमारा जो सिस्टम है, ऐसा राइटर का मानना है, वो मैच नहीं खाता, और हमने उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया अपने यहाँ पर। एंड इंडिया में अभी इस तरीके से पार्टीज बदले जाते हैं जैसे कि बॉलीवुड के फिल्म स्टार कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। जैसे आपने देखा ना कि कोई आप गाना सुन रहे होते हैं, सॉन्ग में ही, आजकल तो कम होता है बट पहले कई सारे ड्रेस बदल जाते थे फटाफट। तो वही सेम चीज़ कह रहे हैं कि ये अभी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और अपनी ऑफिस को प्रोटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लीडर्स के लिए, और ऐसे में सिस्टम का डिटोरेट होना काफ़ी लाजमी है, और इसीलिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सूट नहीं कर रहा अभी भारत की इस पूरी कंडीशन में। इन द एब्सेंस ऑफ द रियल पार्टी सिस्टम द वोटर चूज नॉट बिटवीन द पार्टीज बट बिटवीन द इंडिविजुअल्स। अब क्या होता है कि अगर आप भारत में ही जब इलेक्शन आ रहा होता है तो आप पूछे किसी से तो एग्जैक्टली लोग ऐसे बोलते हुए नजर आते हैं। मैंने सुना है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, कि मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को चुनना है, और
चीफ मिनिस्टर के तौर पर जगन रेड्डी या फिर ममता बनर्जी, तो इस तरीके से हम एक इंडिविजुअल को चुनते हैं। आज आज ये सिस्टम आ चुका है कि जो पार्टी का डोमिनेंस हुआ करता था वो काफ़ी कम पड़ गया है और इंडिविजुअल ओरिएंटिक पूरा का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन या फिर जो रिजल्ट है वो हो चुका है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑब्वियसली सेंटर में दूसरी सरकार, स्टेट में दूसरी सरकार, और इससे एक जो रिदम होना चाहिए वो नहीं आ पाता और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एंड टू वोट फॉर अ लेजिस्लेचर, नॉट टू लेजिस्लेट बट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूटिव, ये इस वजह से होता है। नाउ फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, अब देखिए क्या प्रॉब्लम है पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ और क्या क्या दिक्कत है गवर्नमेंटल ऑफिसेस में, वो देखते हैं। फर्स्ट, इट लिमिट्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट टू दोज हु आर इलेक्टेबल रादर देन दोज हु आर एबल। ठीक है, अब जिनको चुना गया है, जो नेता चुन करके आए हैं, उनको ही एग्जीक्यूटिव पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चॉइस नहीं है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास ये चॉइस नहीं है कि अपने हिसाब से वो जो बेस्ट माइंड हैं और बेस्ट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के लोग हैं उनको वो उठाएं और वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें बिठा दें और उसके बाद जो पूरा गवर्नेंस है वो एकदम सटीक हो जाए। कुछ हद तक तो ये होता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि राज्यसभा के थ्रू ऐसा करने की कोशिश की जाती है लेकिन वो भी एक लिमिटेशंस में होता है, राइट। तो पहला तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, इट पुट्स अ प्रीमियम ऑन द डिफेक्शन एंड हॉर्स ट्रेडिंग। अभी ये जो डिफेक्शन वाला मामला चल रहा है हर दूसरे दिन, मतलब आप बस यूं समझ लीजिए कि कहीं पर इलेक्शन हुआ, वहां का रिजल्ट आया और उसके 1 महीने 2 महीने के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, या मैक्सिमम 1 साल तक वहां पे सरकार चलती है, उसके बाद ये शुरू हो जाता है। और ये मतलब आप यूं कहें कि कुछ सालों से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब से अमेंडमेंट हुआ था एंटी डिफेक्शन एक्ट में, पहले तो 1985 में हुआ था जो 52nd अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद फिर से 2003 में अमेंडमेंट किया गया था, तो उसके बाद से चीज़ें थोड़ी सी कम हुई थी लेकिन फिर शुरू हो गया अभी एंटी डिफेक्शन एक्ट। अभी लोगों के ऊपर डिफेक्शन का चलता है और कोई कभी भी रिज़ाइन दे देता है। तो एक जो सिस्टम लाया गया था एंटी डिफेक्शन का, जिसमें कि लोगों को थ्रेट, या जो नेता है उनको थ्रेट देने की कोशिश की गई थी, तो ऐसा लग रहा है कि वो फेल हो गया हो। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, द लेजिस्लेशन सफर। मोस्ट लॉ ड्राफ्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव, इन प्रैक्टिस बाय द ब्यूरोक्रेसी, and parliamentary input into their formulation and passage is minimal. Many bills being passed after barely a few minutes of the debate. क्या होता है कि जो कानून बनते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पॉलिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आम जनता के लिए, लोगों के लिए जो कानून बनता है, अब कानून जब बनाया जाता है तो उसको ड्राफ्ट तो प्रॉपरली ब्यूरोक्रेसी वगैरह के द्वारा किया जाता है, जो ऑफिशियल्स हैं उसको ड्राफ्ट करते हैं। अब उस ड्राफ्ट पर प्रॉपर डिबेट होना चाहिए, राइट। वो पार्लियामेंट में जाना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुन करके आए हैं, उनका डिबेट होना चाहिए, उस पर फिर डिस्कशन होना चाहिए, जो बदलाव है उसको माना जाना चाहिए और फिर उसको पब्लिक डोमेन में पास करके लाना चाहिए। लेकिन अभी क्या देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बिल्स ऐसे पास हुए हैं, ये कुछ मिनट के डिबेट के बाद उनको पास कर दिया गया है। मतलब कुछ दिन तो बहुत दूर की बात है, कुछ घंटे भी नहीं बल्कि कुछ मिनट में डिबेट करके उसको पास कर दिया गया है। ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। और चौथा ये बता रहे हैं कि दोज पार्टीज हु डू नॉट गेट इनटू द गवर्नमेंट एंड हु रियलाइज दैट आउटकम द मोस्ट वोट इज फॉरगॉन कंक्लूजन and the parliament assembly serves not to Sullivan deliberative body but as threat of the demonstration of their power to disrupt। तो एक तरीके से डिसरप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इस पूरे सिस्टम को बना के रखना, पावर को बना के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक के बाद एक जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट के सामने, जो भी गवर्नमेंट प्रेजेंट होती है उनके सामने आती रहती है। एंड अपोजिशंस ऑब्वियसली एक हेल्दी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर हेल्दी डिस्कशन ना हो करके कई सारे डिसरप्शंस को क्रिएट किया जाता है। और कई बार अपोजिशन को भी ये लग रहा होता है कि डिबेट ज़रूरी नहीं है, जो लॉ मेकिंग है ना उसमें डिसरप्शंस होने चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि आप जब देखते हैं कि आपने कभी सेशन अटेंड किया हो या फिर टीवी में देखा हो लोकसभा राज्यसभा में, तो क्या होता है इतना ज़्यादा क्राउड होता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर जो सिचुएशन है वो एडवर्स कर दी जाती हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं और कोई भी डिबेट करने को तैयार नहीं होता है। अल्टीमेटली स्पीकर को एडजर्न करना पड़ता है सेशन को।
तो इसमें क्या होता है कि डिबेट की कमी होती है, बाद में दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं और कानून को पास कर दिया जाता है। तो ये जो फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम में लाया गया था इसकी मदद करने के लिए, वो मददगार नहीं बल्कि इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इस तरीके से ये इफेक्टिव परफॉर्मेंस शो नहीं कर पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिसिज्म है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जिसको कि आपको समझना है और उसके बाद अपने आंसर वगैरह में लिखना है। वी मस्ट हैव अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी हुज लीडर कैन फोकस ऑन गवर्नेंस। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर गवर्नेंस पर फोकस किया जाए। हम डेमोक्रेटिक नेशन है, यहाँ पर चुनाव होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं, इतनी जनसंख्या है भारत में, तो ऐसे में जो गवर्नेंस है उस पर फोकस होना चाहिए रेदर देन कि लोग अपने कुर्सियों को, जो लीडर हैं उसको बचाने में लगे रहें, गवर्नमेंट को बचाने में लगे रहें रेदर देन गवर्नेंस। तो एक इनस्टेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट होती जा रही है। ये कई सारे क्रिटिसिज्म हैं जो ये बता रहे हैं, साथ में इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं और इसके बाद इतनी इनस्टेबिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता भारत, राइट। अब देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये उसका सपोर्ट कर रहे हैं और इनमें इनका कहना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लेकर के एक जो डिबेटेबल इशू है वो ये हो सकता है कि ये डोमिनेट करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो इसको मैनेज करेंगे और द वल्नरेबल टू द शिफ्टिंग स्टैंड्स ऑफ द कोलिशन सपोर्ट पॉलिटिक्स। ये जो सपोर्ट पॉलिटिक्स चलता है कि उसकी मेजॉरिटी आ गई फिर उसकी मेजॉरिटी चली गई, तो ये नहीं होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा कि जो चुन कर के आएंगे इसमें जो प्रतिनिधि होंगे, ऑब्वियसली जो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होंगे वो अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट्स कर पाएंगे। जो टैलेंटेड लोग होंगे जो इस पूरे सिस्टम को डिजर्व करते होंगे उनको वो अपने कैबिनेट का हिस्सा बना पाएंगे, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर बिठा पाएंगे और इससे गवर्नेंस पर ज़्यादा फोकस होगा रेदर देन गवर्नमेंट। और ये एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फीचर इसको अपनाया जा सकता है। फिक्स टेन्योर होगा तो जाहिर तौर पर ये जो एक इंस्टेबिलिटी आती है वो नहीं होगा एंड अभी इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इनका आगे कहना है कि एक सीरियस ऑब्जेक्शन ये होगा कि लोगों को लगेगा कि डिक्टेटरशिप का रोल ना प्ले करने लग जाए, राइट, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री, इतनी डाइवर्सिटी है और अगर एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत दे दी जाएगी तो डिक्टेटरशिप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ये सरकाज़म कहते हैं और सरकाज़म के अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि अभी जो सिस्टम है क्या वो डिक्टेटरशिप वाले सिस्टम से कम है, लेकिन तब आपको क्या होगा, तब वो जो व्यक्ति होंगे, जो प्रेसिडेंट चुन करके आएंगे वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने हुए होंगे और वो पूरे सही तरीके से काम कर पाएंगे। जो रबर स्टैम्प मेजॉरिटी है उसका बोलबाला कम हो जाएगा। आज जो चाहता है वही सरकार को गिरा देता है, कम से कम ये चीज़ें वहाँ पर नहीं होंगी। और वैसे भी अभी जो सिस्टम है वो समहाउ इनका ये मानना है कि डिक्टेटरशिप जैसा ही है, लेकिन तब क्या होगा, सिचुएशन थोड़ी लॉ के अकॉर्डिंगली जाएंगी और डेमोक्रेसी में इस चीज़ की आवश्यकता है और इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। वी मस्ट हैव अ डेमोक्रेसी दैट डिलीवर प्रोग्रेस टू आवर पीपल। चेंजिंग टू अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द बेस्ट वे ऑफ इंश्योरिंग डेमोक्रेसी दैट वर्क। तो यहाँ पे लोगों को जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लाया जाएगा तभी बेस्ट डेमोक्रेसी लोगों को मिल पाएगी। अगला आर्टिकल देखते हैं, न्यू क्राइसिस ओल्ड एक्सक्लूजन। जीएस पेपर 1 में भी एसोसिएट कर देंगे। रोल ऑफ वुमेन, उसके साथ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ये वाला टॉपिक में आ जाएगा। दूसरा सोशल जस्टिस में भी आ जाएगा। तो आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है आपको बता देते हैं। कोविड-19 की वजह से परेशानी कितनी ज़्यादा है ये आप जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि महिलाओं के लिए परेशानी और बढ़ गई है। इस क्राइसिस का इम्पैक्ट महिलाओं पर बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। इसमें इनको 3 परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। पहला क्या, जेंडर वायलेंस, दूसरा हेल्थ इश्यूज और तीसरा इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। आप सोच करके देखिए कि इतने सारे लोग, इतने सारे माइग्रेंट वर्कर वापस आ रहे हैं, अपने गांव में वापस आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, तो क्या होगा, जॉब की डिमांड बढ़ेगी और जब जॉब की डिमांड बढ़ेगी तो नौकरी किसको मिलेगी। जाहिर तौर पर अगर मेन और वुमेन में कंपेयर किया जाएगा तो फिर मेन को प्रायोरिटी दी जाएगी वुमेन के कंपैरिजन में और इस वजह से जेंडर वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी तरफ इनके हेल्थ इश्यूज भी को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है
इस तरीके से अगर आप कलेक्टिवली देखते हैं तो वुमेन को इस कोरोना वायरस क्राइसिस की मार ज़्यादा झेलनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू मेन। यही कहा जा रहा है, मोर वायलेंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय में महिलाओं को और ज़्यादा वायलेंस से गुजरना पड़ रहा है। तो हर तरीके का वायलेंस इनको फेस करना पड़ रहा है। ये सर्वे बता रहा है, ये रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि इस समय में सोसाइटी की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। एंड पब्लिक कन्वर्सेशन हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड दीज कंसर्न, द फ्यू डिस्कशंस हैव बीन अनेबल टू प्रोजेक्ट द वायलेबल ऑल्टरनेटिव्स। तो अभी वायलेंस किस तरीके का फेस कर रही हैं महिलाएं? ऑब्वियसली एक तो जो सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं, ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में इनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि इस लॉकडाउन के बाद तो वो अपने घरों में भी सेफ नहीं हैं। तो घरों में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो उनके साथ हो रहा है, हरासमेंट्स हो रहे हैं, और इस तरीके से इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर जो वायलेंस है उससे महिलाएं गुजर रही हैं। एंड अ कम्युनिटी बेस्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी अमंग वुमेन इन पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, इसमें क्या बताया गया, दैट 3 मेजर फैक्टर दैट इनकरेज डोमेस्टिक वायलेंस। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 3 ऐसे मेजर फैक्टर्स की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है। पहला है अल्कोहल कंजम्पशन बाय हस्बैंड। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जब लॉकडाउन में शराब की दुकान बंद हो गई थी तो कितनी तबाही मच गई थी, और उसके बाद सबसे पहले जब अनलॉक हुआ तो शराब की दुकानें ही खोली गई, और जब शराब की दुकानें खोली गई तो वहां पर किस तरीके से भीड़ जमा हुआ था, भीड़ इकट्ठा हुआ था, और उसमें जो लोग थे, आपने अगर उनको एनालिसिस किया होगा तो आपको दिखा होगा कि ज़्यादातर जो लोग दिख रहे थे आपको वो ऑब्वियसली लोअर इनकम क्लास से लोग थे। और ऐसे में जब वो अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो घर में वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। द कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर, ठीक है, जाहिर तौर पर अब जब एक तो ऐसे ही डिस्पैरिटी है इंडिया में, ये जो आप दिल्ली में या अगर आप संभ्रांत फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वही पूरा भारत नहीं है। पूरे भारत में जो अभी भी 80% आबादी है वो महिलाओं को कंट्रोल करना चाहती है। इसको थोड़ा थोड़ा इमोशनली सोचने की ज़रूरत है, आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पर एक वो जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने में। तो ये आप एथिक्स का पार्ट है, इसको आप इस पर आ सकते हैं, एसेज वगैरह भी लिखे हुए आ सकते हैं लिखने को। एंड द फ्रस्ट्रेशन एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिमिट रिसोर्सेज, अल्टीमेटली हर लड़ाई के पीछे जो एक कारण होता है, मेन मुद्दा होता है, वो क्राइसिस होती है, चाहे किसी भी तरीके की क्राइसिस हो। और ज़्यादातर भारत जैसे देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस होती है। जब रिसोर्स लिमिटेड होगा तो बहस होगी, है फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने का और लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस, और वो किसके साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है। तो आपको ये समझना होगा कि भारत में जो ज़्यादातर महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, डिपेंडेंट हैं, और इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, ख़राब है। और इस कोरोना वायरस के समय में वो और वल्नरेबल हो गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सोसाइटी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पेंडेमिक का असर महिलाओं के ऊपर किस तरीके से रहा, या वुमेन एम्पावरमेंट में कैसे यहाँ पर हमें क्राइसिस या चैलेंजेस देखने पड़े। सो लॉकडाउन हैज़ कर्टेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर जहाँ पर एक्सक्लूजन की बात की गई है, अपॉर्चुनिटी एक्सक्लूजन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब उनको नहीं मिल पा रही हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो एक तो पहले लॉकडाउन है, और दूसरा मेन वुमेन में कंपेयर किया जाएगा तो मेन को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। एंड देयर आर इनसफिशिएंट रिपोर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी सपोर्ट और द सोशल इंटरवेंशन इवन वाइल वुमेन आर ब्रेफ्ट ऑफ डिग्निटी एंड सेफ्टी। तो डिग्निटी सेफ्टी का भी माहौल है। एंड सखी के हिसाब से सखी के द्वारा कहते हैं कि जो रूरल कम्युनिटीज़ बनाई जाती है, सखी हु हेल्प्ड अ वुमन हैंडल इन अब्यूज़। तो सखी का क्या काम क्या होता है, रूरल एरियाज में इनको अपॉइंट किया जाता है। वो कोई भी जिस तरीके कोई भी अब्यूजेस होता है तो उनसे उनको बचाना, उनको अवेयर करना, उनको एनकरेज करना कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट करें, वो अपने पैरों पर खड़ी हों, जो भी अदर टास्क हैं उनको दिए जाए, उनको काम करें वो। और एनजीओ वगैरह भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। Other practices reinforce unequal gender equation at home, and with the pandemic there is a reduction in earning and family members are constantly at home. Children being educated online. अब क्या हो रहा है, घर में सारे लोग हैं, बाहर तो कोई कमाने को जा नहीं रहा, बच्चे घर में पढ़ रहे हैं,
तो अब महिलाओं के ऊपर डबल बर्डन आ रहा है। वो जो अनपेड वर्क वो करती है ना, यानी कि हाउस होल्ड वर्क, जिनका कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है। आप खुद भी अगर आप घर पर हैं तो आप देख पा रहे होंगे अपने घर में आपकी मम्मा हैं, आपकी बहन है, जो भी लेडी आपके घर में है, आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर बर्डन कितना बढ़ गया है इस दौरान, अगर आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं तो वही सेम चीज़ पूरे इंडिया में इस समय में महिलाओं के साथ भी गुजरा है। और द वुमन, उनकी हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ा है। कम्युनिटी सर्विस एंड द ऑफिशियल हेल्थ मशीनरीज जिस पर ऑब्वियसली वो रिलाई करती हैं, वो सब कुछ अभी बंद ही है एक तरीके से। एंड अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज ऑलरेडी इनएडिक्वेट एंड स्ट्रेचेस आर डिप्लॉय फॉर द पेंडेमिक। तो क्या हुआ, अभी रिसोर्सेज की कमी है, हर चीज़ की क्राइसिस है ऑलरेडी। एंड वुमेन हैव यूनिक एंड मल्टीपल हेल्थ नीड्स। तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो ग्रास रूट लेवल से जुड़े होते हैं, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं या आशा वर्कर्स हैं, उनके थ्रू उन तक पहुंचा जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। एंड इसी दौरान कुछ और चीज़ें भी हुई, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज इंक्रीज हुए हैं, मेटर्नल मोर्टेलिटी भी इंक्रीज हुआ है, नियोनेटाल मोर्टेलिटी भी इंक्रीज हुआ है, आर एक्सपेक्टेड टू इमर्ज एज मेजर कंसर्न एरिया, जिसको हम लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर भी बढ़ोतरी देखी गई इस दौरान, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी, कई आपने देखा ही कि गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं और जो इम्पोर्टेंट से आशा वर्कर ही काम करती हैं या आंगनवाड़ी सेविकाएं काम करती हैं गांव में, वो घरों तक जा जा करके लोगों को अवेयर करती हैं। महिलाओं को आयरन वगैरह की गोलियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान बंद हुई और उसका एक इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, आप समझ चुके होंगे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में डिक्लाइन होता जा रहा है और इस समय ये और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन रूरल और अर्बन दोनों जगह पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह पर इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न है, लोग अपनी अपनी जगह से किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादातर ये काम करती हैं, वहाँ पर भी इनको अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सोसाइटी हमारी मैस्कुलिन है और उसमें मेन को वरीयता दी जाती है और उनको काम पहले दिया जा रहा है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। अनपेड वर्क हैं इनके कई सारे, जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ decreasing and many women are likely to find it difficult to sustain and rebuild their livelihood। तो लाइवलीहुड का ख़त्म हो जाना, अपॉर्चुनिटीज़ का ख़त्म हो जाना, हेल्थ क्राइसिस का आ जाना और अनपेड वर्क का बढ़ जाना, इन सारी चीज़ों में ने महिलाओं को वल्नरेबल बना दिया। तो इस समय में इतनी बड़ी क्राइसिस में इन बातों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है और इनकी इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है द डिजिटल स्वै। जैसे नंबर 3 इकोनॉमी में इसको एसोसिएट करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंडर में नेट न्यूट्रलिटी टर्म्स के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा नेट न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें सब कुछ न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब है अनबायस्ड हो, किसी की तरफ बायस्ड ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी को नेट न्यूट्रलिटी कहा जाता है। भारत में इसके लिए कानून लाया गया है और इसके लिए पनिश्ड भी किया जाता है अगर कोई ऐसे काम को करता है जहां पर कि किसी को प्रेफरेंस दिया जा रहा हो। तो इस पर बहुत इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है 2 साल पहले की, जब ये खबर आई थी कि कुछ ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि नेट को अपनी तरफ बायस्ड करती, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो मान लीजिए अगर सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाली 2 कंपनी है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। अब अमेजन और फ्लिपकार्ट मान लीजिए दोनों पर जो कंज्यूमर है वो जाके विजिट करते हैं। अमेजन की जो साइट है वो तेज़ी से चलती है, वहाँ पर इंटरनेट की एक्टिविटी और एक्सेस ज़्यादा अच्छा होता है, वेराज फ्लिपकार्ट पर नहीं होता। तो इससे क्या है, इससे सादा सीधा सीधा पता चल रहा है कि एक तरफ जो कंपनी है वो बायस्ड है। ये इतनी आसानी से पता चलता नहीं है, ये पूरा पता चला और जिससे बहुत रिसर्च हुआ और उसके बाद ये चीज़ें समझ में आई और तब नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। द सिस्टम ऑफ नेट न्यूट्रलिटी इज अ प्लेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट and is followed in the time that different part of the world stands for equal access to all sites। इसका मतलब क्या होगा, इक्वल एक्सेस होना चाहिए, हर साइट का को सेम एक्सेस आप प्रोवाइड करेंगे। सम डाटा कॉस्ट टू एक्सेस अ साइट एंड नो ज़ीरो रेटिंग, ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होना चाहिए।
उसके बाद यूपीआई का जिक्र कर लेते हैं, आर्टिकल में इन सबका नाम आने वाला है। यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है जो आपके भी फ़ोन में होगा, और इसको लाया गया था मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र क्विकली हो जाए। ये जो अभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुआ करती थी ना, कि आपको बैंक में जाना है या फिर इंटरनेट बैंकिंग में सब कुछ पूरा फिल करना है फिर आपका पैसा ट्रांजैक्ट होगा, तो उसको आसान करने के लिए यूपीआई कर दिया गया। और यूपीआई में आप बस आपके पासवर्ड डालने की देरी होती है और पैसा कट जाता है। तो कई बार इससे गलती भी हो जाती है, तो खैर, लेकिन इसने चीज़ों को आसान बहुत बनाया है। और यूपीआई को डेवलप किया है एनपीसीआई ने अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत एनपीसीआई ने इसको क्रिएट किया है। यूपीआई इज बेस्ड ऑन द आईएमपीएस प्लेटफॉर्म, ये याद रखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है यूपीआई। आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल में जिक्र कर रहे हैं हम बड़ी बड़ी कंपनियों का और डिजिटल थ्रेट का। तो इनका कहना है कि अभी एक दौर चल रहा है, राइटर कह रहे हैं कि वहाँ पर प्लेटफॉर्म ज़्यादा बनाए जा रहे हैं रैदर देन प्रोडक्ट, ठीक है। और ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनी है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत अच्छा मार्केट बना रही हैं, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल जो कंपनीज हैं वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, एंड चाहे वो सर्च इंजन हो या फिर सोशल इंटरेक्शन की कोई साइट हो, फेसबुक हो या फिर एडवर्टाइजिंग इंश्योरेंस कंपनीज हो, तो वो सभी लोग इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। These platforms are technologically layers that leverage the internet to bring together प्रोड्यूसर, रीसेलर एंड कंज्यूमर। तो ये सारे प्लेटफॉर्म ने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जहां पर ये सभी लोग एक साथ आ पाए, प्रोड्यूसर भी वहीं पर आए, रीसेलर और कंज्यूमर्स, एंड रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट बाय कटिंग आउट इंटरमीडियरीज। तो इन सारे से अमेजोन पर ही आप कोई सामान खरीदते हैं, आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, या कई बार आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। आप अगर कपड़े की शॉपिंग करते हैं मिंत्राज वगैरह, तो कई सारे ऐसे साइट हैं जहां पर आपको सस्ते दामों पर सामान प्रोवाइड कराया जाता है आसानी से, क्योंकि जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो बीच में नहीं होते हैं, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा आपका भी हो जाता है और उन कंपनी का भी हो जाता है। Now there may be multiple platform in a game to start with, but due to the network effect, the non-portability or lock-in, only few come to dominate। अब क्या हो रहा है, कंपनियां तो बहुत सारी हैं ऑनलाइन भी, लेकिन कुछ ही डोमिनेट कर पाती हैं। अब जैसे हमारे चैनल को देख लीजिए, हम कहाँ कितना डोमिनेट कर पा रहे हैं, आप कुछ ही लोग हमें देख रहे हैं। तो अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो खैर मेरी उम्मीद है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी एक दिन। लेकिन ऐसे ही सेम सब जगह पर हो रहा है, जो कंपनियां हैं चाहे वो कितना अच्छा भी सर्विस दे रही है, कितना भी डिस्काउंट दे रही हैं, लेकिन कुछ एक कंपनी है जो इस पूरे डोमेन को डोमिनेट करती है, प्लेटफॉर्म को डोमिनेट करती हैं, और उसके पीछे कई एक कारण होते हैं। उसमें से एक कारण नेटवर्क का भी होता है, जो नेटवर्क का इफेक्ट होता है उसकी वजह से भी जो एक्सेस है वो ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम्स कई सारी जगह पर देखी गई। जो ड्राइवर उबर में काम करते हैं उनका ये एक्यूज़ था कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। वहीं जो सेलर्स अमेज़ॉन में हैं उनको लगता है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इस तरीके से सारे ही लोग कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में फंसे हुए भी हैं, या उनको लग रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और इसमें कस्टमर को भी बहुत अच्छे से ट्रैप किया जाता है। जो बिग बिग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑब्वियसली वहाँ पर एक वर्ल्ड गार्डन की तरह क्रिएट किया जाता है, और कस्टमर को ट्रैप करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप में से जो भी मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या जानते होंगे तो उनको मालूम होगा कि कस्टमर को ट्रैप करने के कई सारे तरीके होते हैं, और इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। और इसी को एड्रेस करने के लिए न्यूट्रलिटी रूल्स को भारत में लाया गया, और जब ये बात सामने आई कि इस तरीके से रूल्स को वायलेट किया जाता है, तो यहाँ पर फिर इसके लिए कड़ी से कड़ी पेनल्टीज को भी रखा गया, नेट न्यूट्रलिटी रूल को लाया गया, ताकि जो एम्बिग्यूअस सिचुएशन है उसको ख़त्म किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। और फेसबुक को लेकर के जो बात चली थी कि फेसबुक डाटा कलेक्ट करता है और वहाँ पर प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, तो फिर ट्राई के पास इसके लिए जाया गया था, और फिर उसके लिए पूरा ये नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आपके सामने आया था। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का। ये कहते कि क्या इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्या ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्लेटफॉर्म को डोमिनेट करती हैं तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे नॉर्मल किया जाए। देखिए, किसी भी जगह पर जब हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपनाते हैं, पेनल्टी वगैरह को लगा देना, ये क्या करता है,
ऑब्वियसली कुछ समय के लिए तो ये डील करता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। ये एक प्रॉपर क्योर नहीं होता किसी भी चीज़ का। जब भी आप कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाते हैं, आपको रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रिफॉर्म। और इसका एक अच्छा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? रिफॉर्म होना चाहिए। कि जब इंटरनेट आया, शुरुआती दौर में जो समय था, किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन ओन कर रहा है, कहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या बिजनेस मॉडल है। तो समहाउ उसी कॉन्सेप्ट पर जाने की ज़रूरत है। एक सिक्योर नेटवर्क को बनाने की ज़रूरत है। द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया में यूपीआई का जिक्र करते हैं कि जिस तरीके से यूपीआई को लाया गया, तो शुरुआती दौर में तो बहुत दिक्कतें थी इसको लेकर के, लेकिन धीरे धीरे जब इसको अपनाया गया तो आज बहुत सारे यूज़र ने यूपीआई को अपनाया है। और इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड हैं, बहुत ही सिक्योर उसको बनाया गया है यूपीआई को, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड ये पूरा सिस्टम है। और 2016 में इसको लॉन्च किया गया। और आज की डेट में 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यूपीआई के माध्यम से होते हैं, जबकि इससे पहले कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता था भारत में। तो कैश ट्रांजैक्शन को कम करके डिजिटल ट्रांजैक्शन पर यूपीआई के माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाया गया और आसानी से मनी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेस, ये जान लीजिए। इसको आपको ऐसे समझना है कि एपीआई जो होता है ये बेसिकली दो प्लेटफॉर्म को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि आप कंज्यूमर हैं, आपने किसी चीज़ की डिमांड की कि मुझे सपोज़ कि एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए, तो वो अच्छी सी ड्रेस चाहिए, आपने जाकर के जो कंपनी है अमेज़न की, वहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद आपको सेम आपका जो सर्च है वो आपके सामने आ गया, आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। और वो जो बीच में जो कनेक्टर है वो एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पर, चाहे वो कोई हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हो। अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में बताया जाता है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। तो ओपन प्रोटोकॉल्स जब हम रखेंगे और इस तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे तो वो चीज़ों को और अच्छा बनाएगा। अनलाइक दैट प्लेटफॉर्म वेयर पार्टिसिपेशन इज द डिस्क्रिएशन ऑफ द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो एक ओपन प्रोटोकॉल का होना बहुत ज़रूरी है। वी कैन एड्रेस द नीड ऑफ द डाइवर्स बिजनेस कम्युनिटी। तो उनकी जो ज़रूरत है हमें उसको पूरा करना होगा। आज के डेट में हम 10% तक ये काम कर पाएँ, इसको बढ़ा करके 20% पर लेकर के जाना होगा। लो कॉस्ट और इफ़ेक्टिव रेलेवेंट सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है और इस सब के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि गूगल को भी कहा गया कि आप फेडरल रिजर्व इन यूएस के द्वारा कहा गया कि एक सेम ओपन सिस्टम को आप पे अडॉप्ट करें। तो ओपन सिस्टम को कहीं पे भी अडॉप्ट किया जाएगा, एजुकेशन में, फूड डिलीवरी में, तो वहाँ पर फिर बायसनेस नहीं रहेगी और सिस्टम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा। एंड कंक्लूजन में भी यही कहा जा रहा है कि अगर आप आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तो ऐसे में डिजिटल सॉवरेनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो बाहर की प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे, जैसे कि अगर आपने यूपीआई को क्रिएट किया तो आपने भारत की कंपनी बनाई, भारत का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, अब उसमें चाहे जितने भी लोग जुड़ जाएं उनको एक सिक्योरिटी रहेगी, उनका डाटा बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसे चीज़ों के लिए आप बाहर के प्लेटफॉर्म पर निर्भर करेंगे तो फिर भारत के लोगों का डाटा जो है वो बाहर जाएगा और फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना कैसे देख सकते हैं। तो आज के समय में जो ओवर डिपेंडेंस है फॉरेन प्लेटफॉर्म पर, उसे कम करने की आवश्यकता है। अगर हम सच में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं तो डिजिटल सॉवरेनिटी बहुत मैटर करेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कल के क्वेश्चंस को हम आंसर देखने वाले हैं। जीएसपी पर पहला सवाल आपसे पूछा गया था, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका सी आंसर होगा। और दूसरा सवाल एनएससीएन पर पूछा गया था, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस पर हमने कल डिस्कशन नहीं किया था, जिनको नहीं पता है वो जाकर के एक बार देख लेंगे। नागाज पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक फैक्ट में इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये इंडो मंगोलाइट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और अगला सवाल था कि ये जो पासेस हैं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, उत्तराखंड में या फिर किसी और जगह पर। तो माना पास और नीति पास उत्तराखंड में लोकेटेड है, लेकिन रोहतांग पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जिसका आंसर 1 और 2 होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों प्लीज़, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर भेजा कीजिए। Thanks a lot. Keep studying.